नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सीमा। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम खास खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। वाहन चेकिंग के दौरान नायब तहसीलदार और पुलिस कर्मियों में हुई हुज्जतबाजी, थाने में भी मचाया गया हंगामा, पुलिस ने की कार्रवाई। एक ही जमीन को कई लोगों को बेचने का एग्रीमेंट करने वाले के खिलाफ सीपत पुलिस ने की कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार। एनटीपीसी सीपत से राखड़ परिवहन पर हो रहा बड़ा घोटाला, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने लगाया मिलीभगत का आरोप। और सिटी बस में अचानक लग गई आग, यात्रियों में मची अफरा तफरी, लोगों के सहयोग से किया गया नियंत्रण। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। और अब खबरें विस्तार से। नायब तहसीलदार होने का धौंस जमा पुलिस कर्मियों से हुज्जतबाजी और थाने में हंगामा करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरक्षकों की शिकायत पर शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। हालांकि दूसरे पक्ष ने मामले में उच्च अधिकारियों से शिकायत करते हुए पुलिस पर ही हुज्जतबाजी और धमकाने का आरोप लगाया है। थाना क्षेत्र अंतर्गत देर रात 2 आरक्षक गश्त ड्यूटी पर थे। इसी दौरान कॉलेज के पास बाइक सवार 2 युवक पुष्पराज मिश्रा और विनय मिश्रा रात्रि में संदिग्ध रूप से घूमते हुए दिखाई दिए, जिस पर आरक्षकों ने बाइक सवारों को रोककर देर रात घूमने का कारण पूछा। इसी बात को लेकर बाइक सवारों और आरक्षकों के बीच विवाद शुरू हो गया। इस दौरान युवक ने खुद को नायब तहसीलदार बताते हुए आरक्षकों के साथ जमकर हुज्जतबाजी और बहस की। पेट्रोलिंग को सूचना देते हुए दोनों बाइक सवारों को थाने लाया गया। यहां मुलाहिजा कराने के बाद पर बाइक सवारों ने थाने में भी जमकर हंगामा मचाया। पुलिस के पूछताछ में पता चला कि इसमें एक पुष्पराज मिश्रा बस्तर के करवाबंड में प्रभारी तहसीलदार है, वहीं दूसरा युवक विनय मिश्रा उसका भाई है। 17 तारीख की घटना है। रात्रि में गश्त पॉइंट पे लगे जवानों के साथ उनको 2 या 2:30 बजे की घटना है, जिसमें वो जा रहे थे, कहीं से आ रहे थे, तो रोक के पूछताछ किया गया कि कहाँ से आ रहे हैं, कौन है, क्या है, कैसा है करके। ये अशोक नगर चौक बगदई मंदिर के पास का घटना है, जिसमें उनके द्वारा बदतमीजी से उनको बिहेव किया गया कि कौन तुम्हारा टीआई है, तुम्हारा बैच नंबर क्या है, और कुछ गाली गलौज भी किया गया उनके साथ कि तुम्हारी औकात क्या है करके। तो उसी पर से मुझे जहाँ पे गश्त पॉइंट पे लगा था, उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि ऐसा ऐसा है, घटना हुआ है। तो मैंने अपनी पेट्रोलिंग पार्टी को पॉइंट दिया और उन्होंने वहाँ पहुँचा घटना स्थल पे। पेट्रोलिंग पार्टी के पास साथ भी बदतमीजी कर रहा था, जिसको थाना लाया गया और विधि संगत उनको यहाँ पे एमएलसी के लिए भी यहाँ पे उसने यहाँ पे भी आनाकानी कर रहा था। फिर एमएलसी के लिए उसको बलपूर्वक उनको भेजा गया सिम्स अस्पताल में भी डॉक्टर के द्वारा लिखा गया कि वहाँ पे कोई कॉपरेशन नहीं किया गया। उसमें एमएलसी में भी लिखा हुआ है, ओपीडी में भी नहीं गया, एग्रेसिव लिखा हुआ है, सारे चीज़ें उनके रिपोर्ट पे आया हुआ है। उसके बाद फिर हमने विधिवत उनको जाने दिया। बताया गया था कि वो एक का नाम पुष्पराज मिश्रा है और एक विनय मिश्रा करके 2 भाई हैं। दोनों के द्वारा थाने में बदतमीजी किया गया था। तो सर इनके खिलाफ में कोई शिकायत दर्ज नहीं की? एफआईआर किया गया है विनय मिश्रा के खिलाफ, जिन्होंने अपने भाई का मुलाहिजा करने के नाम पे थाने में हंगामा किया था। उसी के उसमें एवज में उनके खिलाफ एफआईआर किया गया। पुलिस ने आरक्षकों की शिकायत पर मामले में विनय मिश्रा के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर लिया है। शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं के तहत ये कार्रवाई की गई है।
वहीं नायब तहसीलदार के विरुद्ध रिपोर्ट तैयार कर संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए भेजा गया है। इधर दूसरे पक्ष ने भी उच्च अधिकारियों के पास लिखित शिकायत करते हुए पुलिस पर अभद्रता करने और धमकाने का आरोप लगाया है। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल ने कहा कि अभी जांच की जा रही है, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। नायब तहसीलदार पुष्पराज मिश्रा के द्वारा शिकायत प्रेषित की गई है, जिसकी जांच की जा रही है। क्या कुछ घटना हुआ सर? उसके द्वारा शिकायत की गई है, शिकायत की जांच की जा रही है। जांच पश्चात अग्रिम रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इस घटना के समय मौजूद प्रत्यक्षदर्शी विनय उपाध्याय ने बताया कि पुलिस ने किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया। विनय ने कहा कि उस रात रात्रि गश्त के दौरान मुझे रोका गया था। मैं पुलिस को बता रहा था कि शादी का कार्ड बांट कर लौट रहा हूं। इस दौरान 2 बाइक सवार आए, उन्हें आरक्षकों ने रुकवाया पर वे रुके नहीं। थोड़े दूर जाकर बाइक सवारों ने आरक्षकों को बुलाया और कहा कि तुम कौन हो रोकने वाले, और आरक्षकों से हुज्जतबाजी की गई। मैं रात को कार्ड बांट के चांपा से आ रहा था। पुलिस वाले द्वारा मुझे रोका गया। मैंने सूचना दी कि मैं ये काम से आ रहा हूँ करके। नाम नंबर पूछे मेरे से, नाम और नंबर पता बताकर मैं अपने घर के लिए निकलने लगा। उतने में ही मैं देखा कि 3 सवारी मेरे बगल से ही गाड़ी में गए वो लोग। तो उन लोग जैसे ही जा रहे थे वो लोग, उन लोगों को पुलिस वाले रुकवाए। वो न रुक के उल्टा आगे निकल गए और आगे जाके डीएलएस के गेट के पास रोक के गाड़ी उल्टा पुलिस वाले को लोग बुलाए। और पुलिस वाले जब वहाँ गए, बोले कि नाम और नंबर बता दीजिए, तो तुम लोग हमें गाली कैसे बके करके पुलिस वाले लोग से बहस करने लगे। वो तो पुलिस वाले लोग से बहस करके उनको बोलने लगे कि अधिकारियों को जानते हैं हम तुम्हारे बड़े, फ़ोन लगाऊं, टीआई से बात कराओ। तो इतना बोल कर वो मैं बोला फिर कि इतना बहस क्यों कर रहे हो, अपना नाम नंबर बताइए और चल दीजिए, काहे बहस कर रहे हो करके। तो मेरे को उन लोग बोले कि तेरा काम हो गया ना, तू नहीं यहाँ से निकल, तू जानता है मैं कौन हूँ करके मेरे को बोले। बस इतना ही हुआ। कुत्ते में घर चल दिया। मतलब इतना ही हुआ? हाँ बस। पुलिस वाले किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं किए हैं। और वो लोग पुलिस वाले को नशे में लगा मुझे कि वो दारू पिए हुए हैं करके। और वो पुलिस वाले को उल्टा बोल रहे थे कि तुम नहीं जानते, अभी तुम्हारे अधिकारियों से हमारा पहचान है, ऐसा धमकी दे रहे थे उनको। ना यह है कि आगे जांच में क्या मामला आता है और इसमें आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर अवनीश शरण ने झांसी हादसा को ध्यान में रखते हुए यहां भी सभी अस्पतालों में सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। जिला अस्पताल सिम्स सहित सभी सामुदायिक अस्पतालों में फायर ऑडिट कराकर रिपोर्ट देने को कहा है। उन्होंने अस्पताल भवनों की संपूर्ण वायरिंग और बिजली चलित उपकरणों की एक बार फिर से सर्विसिंग करा लेने को कहा है। उन्होंने अस्पतालों में मौजूद अग्निशामक उपकरणों को चालू हालत में रखने के भी निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने नगरीय इलाकों में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2 की भी समीक्षा की। फिलहाल योजना के अंतर्गत आवेदन लिए जा रहे हैं। चॉइस सेंटरों के जरिए भी इसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। स्कूल जतन योजना के तहत मरम्मत में गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई, इस मामले को टीएल में दर्ज कर प्रति सप्ताह कार्रवाई प्रतिवेदन अवगत कराने को कहा है। उन्होंने प्राकृतिक आपदा से हुई मौत के बाद दी जाने वाली आर्थिक सहायता में विलंब होने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि विलंब होने पर लोग दलाल किस्म के लोगों के चंगुल में आ जाते हैं, इसलिए इस मामले को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ त्वरित गति से निपटाया जाए। सनीचरी वाल्मीकि चौक के पास अमृत मिशन के तहत बिछाई गई पाइपलाइन रविवार को फूट जाने के बाद इसका सुधार कार्य कराया गया, लेकिन मंगलवार को एक बार फिर से जब यहां पानी की टेस्टिंग शुरू हुई तो यहां पानी का रिसाव होने लगा। इसके बाद नगर निगम के कर्मचारी यहां पहुंचे हुए थे। उन्होंने लीकेज हो रहे पाइप को हटाकर वहां नया पाइप जोड़कर सुधार कार्य पूर्ण कराया। इस तत्परता से इस बार किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। बताते हैं कि जैसे ही रिसाव शुरू हुआ, नगर निगम ने पानी की सप्लाई बंद कर दी, जिससे ज्यादा पानी का भराव नहीं हुआ। हालांकि इससे पहले भी कई स्थानों पर इस तरह के पाइपलाइन फूटने की समस्या सामने आ चुकी है, जहां सुधार कार्य के माध्यम से व्यवस्था बनाई जा रही है। अब केवल चाटी डी की पानी टंकी को अमृत मिशन के पाइपलाइन से जोड़ा जाना है, लिहाजा पूर्व से ही वहां नगर निगम के द्वारा टेस्टिंग कार्य को बेहतर किया जा रहा है, ताकि पाइपलाइन फूटने जैसी बात वहां सामने न आए। इस टेस्टिंग के बाद शहर में अमृत मिशन के माध्यम से पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी, जिससे हॉस्टल से जल की निर्भरता कम हो जाएगी। फेल हुआ है, उसको दोबारा कर रहे हैं। इसके बाद कंक्रीटिंग हमने इसीलिए छोड़ा हुआ था कि पहले टेस्ट हो जाए, उसके बाद करेंगे। आज इसको परमानेंट करके कंक्रीटिंग करेंगे। और भी कोई स्थान बच गया टेस्टिंग का, जहाँ पे आने वाले समय में टेस्टिंग होनी है?
अभी वर्तमान में कोई स्थान नहीं बचा है। चांटीडी पानी टंकी का टेस्टिंग होना बाकी है, अभी टेस्ट शुरू भी नहीं किया है उसका। कहीं अब ऐसे फूटने वाली कोई शिकायत नहीं, क्योंकि कई जगह पाइप बिछा है कहीं और। जहाँ टेस्टिंग नहीं हुई वहाँ ऐसी शिकायतें आ सकती हैं। कहाँ कहाँ बच गया होगा ऐसा? चांटीडी पानी टंकी के अलावा और कहीं शिकायत बाकी सब जगह जुड़ गया। नहीं। जी। सिम्स अस्पताल में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। यहां गंभीर से लेकर प्राथमिक उपचार तक किया जाता है। हालांकि शासकीय अस्पताल के प्रति लोगों का विश्वास कम होता है, लेकिन जिस तरह से प्रतिदिन सिम्स में ओपीडी की संख्या लगातार इजाफा हो रहा है, वह दर्शाता है कि शासकीय अस्पताल में लोग इलाज पर भरोसा कर रहे हैं। मौजूदा समय में सर्द का समय शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से लोग सर्दी खांसी से पीड़ित हो रहे हैं। ऐसे में प्रतिदिन सिम्स में लगभग 2000 ओपीडी के मरीज पहुंच रहे हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। सिम्स में लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या से भले ही चिकित्सकों की कमी महसूस हो रही हो, लेकिन यहां पहुंचने वाले मरीजों का इलाज किया जाता है। वायरस बीमारी को देखते हुए सिम्स प्रबंधन के द्वारा चिकित्सकों के साथ अतिरिक्त बेड की व्यवस्था भी कर ली गई है, जिससे अगर मरीज की संख्या बढ़ती है तो उनको बेहतर इलाज मिल सके। पिछले कुछ दिनों में सिम्स में सुविधाओं को बेहतर करने कई नई मशीन लगाई गई है, लेकिन उनके लगातार खराब होने से सिम्स में व्यवस्था बनाने की जो कोशिश होती है वह कहीं न कहीं मरीज का विश्वास कम कर देती है। ऐसे में अब सिम्स प्रबंधन लगातार मरीज को आधुनिक चिकित्सा से परिपूर्ण करने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा अगले 6 महीने में सिम्स में चिकित्सकों के साथ साथ चिकित्सा उपकरण भी उपलब्ध कराने की कोशिश हो रही है, जिससे सिम्स आने वाले मरीजों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा उपलब्ध हो सके। मौसमी बीमारियों के लिए हमारे पास बैकअप बेड्स हम लोग हमेशा लगा के रहते हैं, और जिस तरह से मौसमी बीमारी आती है उस तरह से जैसे भी उनके विभाग से, जिस विभाग से भी, खासकर मेडिसिन विभाग, पीडियाट्रिक विभाग से जो जैसा भी रिक्वायरमेंट आता है उसको हम लोग व्यवस्था करते हैं, और हमारे पास तो उसके लिए पर्याप्त इंतजाम किया हुआ है। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम, सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जमीन के टुकड़ों को अलग अलग इकरारनामा करने के एवज में लाखों रुपए लेकर भाग निकले आरोपी को शिकायत के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। यह पूरा मामला सीपत थाना क्षेत्र का है, जहां ग्राम पंचायत झलमला के रहने वाले पीड़ित गोविंद राम साहू ने सीपत थाने में शिकायत दर्ज कराया कि अभिषेक साहू, अरविंद साहू और अहिल्याबाई साहू ने सीपत स्थित उनकी जमीन के 14 अलग अलग भूखंड, रकबा 7.3 एकड़ जमीन का इकरारनामा कर गोविंद राम से 42 लाख, राजेंद्र साहू से 9,50,000, गुलाम खान से 10,000 रुपए, ऐसे करके तकरीबन आरोपियों ने पीड़ितों से 69,06,000 रुपए लेकर धोखाधड़ी करते हुए फरार हो गए। आरोपियों के खिलाफ शिकायत मिलते ही सीपत पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुट गई और आरोपियों की पतासाजी के बाद बलौदा बाजार जिले के दामाखेड़ा से तीनों आरोपियों अभिषेक साहू, अरविंद साहू और अहिल्याबाई साहू को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जो आरोपीगण हैं, थाना सीपत में सूचना मिली थी कि ये जो आरोपीगण हैं उनके द्वारा एक ही ज़मीन को बहुत से लोगों को के साथ इकरारनामा करके, बार बार इकरारनामा करके उनसे पैसा लेकर के धोखाधड़ी की गई है। उसमें
थाना सीपत अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया धारा 420 के अंतर्गत भादवी में। और ये जो 3 आरोपी हैं अभिषेक साहू, अरविंद साहू और अहिल्याबाई साहू, इनको दामाखेड़ा जिला बलौदा बाजार में हमने पकड़ करके आज गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे उनको भेजा गया है। तकतपुर क्षेत्र के ग्राम पकरिया में रात में अपने प्लाट की रखवाली करने गए कृषक की सुबह लाश मिलने पर सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार राम मनोहर कौशिक का पकरिया में खुद का प्लॉट है, जिसकी रखवाली करने प्रतिदिन की तरह रात को खाना खाने के बाद वहां गया हुआ था। सुबह तक वापस नहीं आने पर उसका बेटा जब देखने गया तो देखा कि नलकूप के पास राम मनोहर कौशिक का शव पड़ा हुआ है और नलकूप के तार से उसके गले को दबाकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डॉग स्क्वाड की मदद से आरोपी तक पहुंचने का इंतजार कर रही है। मैं मोटर वगैरह लगाने आया था ना, केवल मैं थके हुए आया था और कि ना हर बार ऐसे करते थे, हफ्ते में 2-3 बार तो आ जाएंगे बोल के आया ही नहीं। किसी से दुश्मनी नहीं थी, क्या हुई है वही केबल वगैरह के चक्कर में होगा, पकाव वगैरह होंगे तो पहचान लिए होंगे। तो क्या नाम? राम मनोहर कौशिक। यह गांव में एक जो खेत में एक डेड बॉडी मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस की टीम तत्काल यहां पहुंची है, डॉग स्क्वाड, FSL और सभी यहां पे पहुंचे हुए हैं। यहां पे घटनास्थल देख करके जो एक व्यक्ति ग्रामीण है यहाँ करके राम मनोहर कौशिक, लगभग 45 वर्षीय हैं, उनकी बॉडी यहाँ पे है। देखने से प्रथम दृष्टया हत्या का मामला समझ में आ रहा है। पुलिस अभी अपनी जाँच कर रही है। घटना पर अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा और शीघ्र इसकी विवेचना करके आरोपी को पकड़ा जाएगा। क्या लग रहा है मैडम, किस वजह से हुआ होगा या क्या कारण होगा? जांच में सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के सामने स्टैंड में रेल कर्मचारी और प्रीमियम कार पार्किंग के कर्मचारी के बीच मारपीट की खबर सामने आई है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें स्टैंड कर्मी को कुछ लोग मारपीट करते साफ नजर आ रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के सामने पार्किंग स्टैंड में एक विवाद सामने आया है। लोको पायलट विश्व रंजन कुमार अपनी कार लॉबी की तरफ ले जा रहा था। उसी समय प्रीमियम कार पार्किंग में तैनात कर्मचारी लक्की खान ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने अनदेखी करते हुए गाड़ी को आगे बढ़ा दिया, जिससे कर्मचारी को ठोकर लग गई और उसे सामान्य चोटें आई। घटना के बाद पायलट और कर्मचारियों के बीच जमकर विवाद हुआ। देखते ही देखते रेलवे स्टेशन, RPF और GRP थाने के सामने प्रीमियम कार पार्किंग के पास गहमा गहमी का माहौल बन गया। इसके बाद पायलट और उसके साथियों ने स्टैंड कर्मचारी की पिटाई कर दी। शिकायतकर्ता स्टैंड कर्मचारी लक्की ने बताया कि लोको पायलट नशे में था और उसके ऊपर कार चढ़ाने का प्रयास किया। घटना के दौरान उसने आवाज उठाई तो उसे लोको पायलट और उसके साथी पीटने लगे। बता दें, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। स्टैंड कर्मचारी ने इस मामले की शिकायत तोरवा थाने में दर्ज कराई है। मैं साइड में खड़ा हुआ था, कार में एकदम स्पीड में आई, इधर से 3 नंबर गेट तरफ से आके कार में ठोकर मार दिया हाथ में और पैर में। उसको रुकवा लिए थे अपन, कल इतना बोले कि आप कैसे चला रहे हो करके गाड़ी को, और ड्रिंक भी किया था वो, ड्रिंक भी किया तो ऊपर गाड़ी को वहाँ कर लगाया है। 8-10 लोगों को बुलवा के सर पहले बहसबाजी किया, फिर उसके बाद मारा पीटा सब लोगों को, पायलट लोग। कौन था, क्या नाम है? लोगों नाम नहीं पता है भैया मेरे को। थाना गए थे, रिपोर्ट करवाए हैं, बोले कि सुबह कार्रवाई करेंगे करके, पूछताछ करेंगे करके। फिर RPF पोस्ट में गया, RPF पोस्ट में बैठे हुए थे भैया वो, फिर बोले कि ऐसा तुमको बोला था मैं करके, तो वही 2 अपने बेटे लोगों को बुला लिए थे, मार और खिलवाए भैया। 7-8 लोग मेरे को मारे हैं, उसका वीडियो सब चीज़ रखा हूँ भैया मैं। ठेकेदार आ गए थे उतना समय, उसके बाद हुआ थे मारपीट खाने के बाद। लोको पायलट के खिलाफ हुई शिकायत के बाद सोमवार सुबह लोको पायलट और उसके साथी भी थाने पहुंचे। यहां थाना प्रभारी राहुल तिवारी ने उन्हें कहा कि एक पक्ष की ओर से FIR दर्ज किया गया है, आप भी लिखित शिकायत दे दीजिए, हम मामले की जांच करेंगे। मीडिया को जानकारी देते हुए रेलवे कर्मचारियों ने बताया कि घटना गाड़ी को पीछे करते समय हुआ है, लेकिन इसके बाद स्टैंड कर्मचारी उल्टा विवाद करते हुए उनके कार को जबरिया लॉक कर दिया। लोको पायलट ने आरोप लगाया कि घटना के दौरान कुछ स्टैंड कर्मचारी नशे में भी थे। घटना रात को क्या है, मैं अपनी वाइफ को लाने के लिए अपनी गाड़ी से आया था, वहाँ पे स्पीड ब्रेकर था, वहाँ पे मैं गाड़ी को धीरे किया, रोका, तो इसमें से 10-15 लोग इकट्ठा होके उसमें से एक जने जो सियाज खान लड़का है वो नीचे थोड़ा झुक गया गाड़ी की तरफ,
बाकी उसके बाद सभी लोग गाड़ी तरफ आ गए। अरे उसको लगता है चोट लगा ऐसा करके हल्ला करने लगे, जबकि गाड़ी का स्पीड वहाँ बिल्कुल 2 km के आसपास थी और गाड़ी फिर खड़ी हो गई। तो उसके बाद फिर ये लोग हमारी गाड़ी को ज़ोर से हाथ से मुक्का मारने धक्का मारने लगे। उसके बाद फिर बोलने लगे नहीं पैसा देगा तब होगा, पैसा 10,000 का डिमांड करने लगे। मैं कहा ठीक है, तुमको कहाँ चोट लगी चलो दिखाओ। तो नहीं 10,000 दोगे तभी फैसला होगा, कोई चोट उट की बात नहीं, पहले 10,000 दो तब फैसला होगा। अभी थाने में FIR दर्ज है। तो मैं अभी वो गाड़ी डैमेज कर चुके हैं ये लोग, हमारा गाड़ी को डैमेज कर दिए हैं, चक्का को डैमेज कर दिए हैं। इस आपने यहाँ शिकायत की है? हाँ दिया हूँ, यहाँ पे थाना में तोरबा थाने में इसका शिकायत दिया हूँ। प्रीमियम कार पार्किंग हो या फिर बाइक पार्किंग, पहले भी यहां से मारपीट, विवाद और अधिकारियों से दुर्व्यवहार के मामले सामने आ चुके हैं। लोको पायलट और स्टैंड कर्मी के बीच हुए मारपीट का मामला पहले भी तोरबा थाने पहुंच चुका है। फिलहाल इस बार भी तोरबा पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब देखना यह है कि आगे क्या कार्रवाई होती है। तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय विधायक धर्मजीत सिंह की पहल पर बिलासपुर कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने DMF मद से शव वाहन और सोनोग्राफी मशीन प्रदान की। शव वाहन का उपयोग निःशुल्क होगा, जिससे परिजनों को मृतक का शव ले जाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सोनोग्राफी मशीन की शुरुआत विधायक धर्मजीत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर की। उन्होंने कहा कि अब महिलाओं को सोनोग्राफी के लिए प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। कार्यक्रम में विधायक ने प्रशिक्षु IAS तन्मय खन्ना और कलेक्टर अवनीश कुमार शरण की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। विधायक ने इन नई सुविधाओं को स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सोनोग्राफी और शव वाहन की उपलब्धता से तखतपुर क्षेत्र के नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। है, लेकिन यहाँ पर सोनोग्राफी मशीन नहीं होने के कारण हमारी गर्भवती माताओं बहनों को न केवल खर्चा उठाना पड़ता था, बल्कि बिलासपुर जा कर के अपना सोनोग्राफी कराना पड़ता था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिला प्रशासन और खास करके कलेक्टर महोदय श्री अवनीश शरण साहब को कि उन्होंने तखतपुर की तरफ बहुत विशेष ध्यान दिया और एक सोनोग्राफी की मशीन भी भेजा। बिलासपुर से हमारे उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी आ रहे हैं और DMF मद से उन्होंने एक 100 वाहन भी भेजा। 100 वाहन भेजने का आशा ये है कि कभी कभी जब किसी के परिजन की मृत्यु होती है तो वो 100 रख करके भटकते रहता है, लोग गाड़ियाँ नहीं देते हैं। उस ऐसे अवसर पर हमारे अस्पताल में एक गाड़ी रहेगी जो निःशुल्क रूप से 100 को घर तक पहुंचाने में मदद करेंगे। सोनोग्राफी के माध्यम से हमारी माताओं बहनों का हफ्ते में 2 दिन टेस्ट होगा सोनोग्राफी का, और इस तरह से तखतपुर की सुविधा में 1-2 सुविधाओं की और वृद्धि हुई है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का अस्पताल भवन भी जल्दी बने और जब माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे तो मैं 50 बेडेड हॉस्पिटल की स्वीकृति की मांग भी करूँगा। और इस कार्य में हमारे नए IAS अफसर जो यहाँ हैं तन्मय खन्ना साहब और हमारी बहुत ही सक्रिय और कर्मठ SDM डॉक्टर ज्योति पटेल और यहाँ के BMO साहब ने सभी ने इसको पूर्ण कराने के लिए, इस सुविधा को यहाँ लाने के लिए अपना अपना योगदान दिया। उसके लिए जिला प्रशासन को और अधिकारियों को धन्यवाद। कुछ दिन पहले एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम, सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं
सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एनटीपीसी सीपत से जारी ओवरलोड राखड़ परिवहन पर पूरी तरह रोक लगाए जाने की मांग की गई है। नियम कानून का उल्लंघन करने वाले शासकीय अधिकारियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच करवाने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन सीपत के ट्रांसपोर्टरों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन इस दिशा में कोई सुनवाई नहीं होने पर मंगलवार को एसोसिएशन के लोगों ने बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों के समक्ष अपनी बातें रखी। इस दौरान एनटीपीसी के अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच साठ-गांठ का आरोप लगाया गया है। उन्होंने बताया कि एनटीपीसी से जो वाहन राखड़ में चल रहे हैं वो ओवरलोड हैं, जिसकी लगातार शिकायत हो रही है, लेकिन फिर भी एनटीपीसी के अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। यही नहीं, संगठन के सदस्यों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार और एनटीपीसी के अधिकारी ओवरलोड के पीछे पैसे की उगाही कर रहे हैं, जिससे यह पूरा कार्य संचालित होता है। जिस लोडिंग में टेंडर लिया गया है उसे ओवरलोडिंग लेने पर सड़कें और पुलियां भी खराब हो रहे हैं, जिसकी लगातार शिकायत की जा रही है। संगठन ने कहा कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम लोगों ने शासन प्रशासन को कम से कम 3-4 बार अवगत कराए हैं और कल अपना मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार के लिए ज्ञापन कलेक्टर साहब को दिए हैं कि ओवरलोड बंद होनी चाहिए, पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए, ओवरलोड चलना ही नहीं चाहिए। और उससे होने वाले हानियों की जानकारी लिखित में दे दी है। 3-4 बार पहले दे चुके थे, कल और दिए। हम चाहते हैं कि ओवरलोड गाड़ियां पूर्ण रूप से बंद हो और तत्काल कार्यवाही हो और आदेशित करे हमारे जिला के कलेक्टर साहब, क्योंकि उनके पास अधिकार भी है कि वो आदेश करें। जैसे कल क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से बात हुआ तो वो भी बोले कि ऊपर की, तो ठीक है कि वो उनके अधिकार क्षेत्र में जहाँ भी जाते हैं। कल उप पुलिस अधीक्षक से मुलाकात किए, इसी संबंध में लेटर को लेके वहाँ पावती दिए, फिर लेके गए तो उन्होंने बोला कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र का नहीं है, आप जाके संपर्क करो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के। तो उनसे बात किए तो वो ऊपर की बात करते हैं। तो जिला के मालिक हैं कलेक्टर साहब, हमने आवेदन दिया है, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, वो आदेशित करें माने कि ओवरलोड वहाँ से ना निकले और एनटीपीसी कांटा करा के भेजे, वेट ब्रिज करा के भेजे और उसको बिल्टी दे, पर्ची दे बाइज्जत। तो जहाँ कहीं भी ज़रूरत भी पड़ेगा, शंका भी यदि हम लोगों को होती है किसी लोगों को, तो वहाँ पे वो बिल्टी दिखाएगा, उसमें पता चल जाएगा। 1 नंबर का पर्ची ना कि वो लिख के दे। अभी क्या कर रहा था, आदेश के बाद इन्होंने चालाकी से अपने राइटिंग से लिख के देते थे, अपने पास वो भी है राइटिंग वाला, तो राइटिंग से तो नहीं चलेगा। क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा ये मांग किया जा रहा है कि सीपत क्षेत्र में जो एनटीपीसी से या अन्य कहीं से भी फ्लाई ऐश का जो सप्लाई हो रहा है और जो ओवरलोड गाड़ियां चल रही हैं, वो उन ओवरलोड गाड़ियों को तत्काल बंद किया जाना चाहिए। गाड़ियां चलने में कोई रोक नहीं है, लेकिन वो अंडरलोड होके चले। जो प्रशासन का अनुमति है, जितना उनको एक गाड़ी में ले जाना है उतना टन माल लेके जाए, ये हम लोग चाहते हैं। कितनी गाड़ियां लगभग प्रतिदिन चलती हैं? लगभग 600 गाड़ियां वहाँ पे चल रही है। और जिस तरीके से प्रतिदिन प्रति गाड़ियों में अगर एवरेज हम मान लें कि 20 टन भी प्रतिदिन अगर वहाँ पे एक गाड़ी लेके माल जा रही है, एक्स्ट्रा माल लेके जा रही है, तो 600 गाड़ियों के हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है। और अगर महीने के हिसाब से करें तो लगभग 25-30 करोड़ रुपए का घोटाला हर महीने इस फ्लाई ऐश के ट्रांसपोर्टेशन में हो रहा है। सीजीपीएससी घोटाले के मामले में पूर्व चेयरमैन टामन सिंह के साथ साथ बजरंग पावर प्लांट के डायरेक्टर एस.के. गोयल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई ने यह गिरफ्तारी पीएससी घोटाले 2012 से जुड़े होने की वजह से की है। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार के समय कांग्रेस नेताओं और वीआईपी लोगों के 17 से 18 परिचितों या रिश्तेदारों का डिप्टी कलेक्टर के पद पर सिलेक्शन किया गया था, जिस पर भाजपा नेता एवं पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कार्रवाई की मांग की थी। डायरेक्टर एस.के. गोयल के बेटे और बहू दोनों का पीएससी में चयन हुआ था, जिस पर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीओ ने सभी के खिलाफ जांच प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके अलावा टामन सोनवानी पर लाखों रुपए रिश्वत लेने का आरोप भी है।
पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है, जिससे घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सिरगिट्टी नयापारा गणेश नगर निवासी रोहित विश्वकर्मा पिता संतोष विश्वकर्मा का नासिर और राहुल यादव नाम के 2 युवकों से पुराना विवाद था, जिसे लेकर बीती रात लक्ष्मी मेडिकल के पास आरोपी नासिर और राहुल यादव के द्वारा गाली गलौज करते हुए मारपीट की गई। जब रोहित विश्वकर्मा ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने किसी धारदार हथियार से उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे लहूलुहान रोहित मौके पर ही गिर गया और दोनों आरोपी वहां से भाग गए। परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां युवक रोहित का उपचार चल रहा है। मामले में रोहित के पिता संतोष विश्वकर्मा की रिपोर्ट पर पुलिस ने नासिर और राहुल यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। दिनांक 17/11/2024 को थाना सिरगिट्टी में एक रिपोर्ट आई, जिसमें कि सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में चुचुहिया पारा में 2 पक्ष, इसमें एक पक्ष राहुल यादव और दूसरा पक्ष रोहित है। दोनों पक्षों के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर वाद विवाद हुआ और दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई, जिसमें थाना सिरगिट्टी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना की जा रही है। इसमें मेडिकल जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, इसमें हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से जो चोट आई है, हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से आई है, ये लिखा हुआ है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम, सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मंगलवार की सुबह सकरी के पास तकतपुर से बिलासपुर आ रही सिटी बस के इंजन में आग लग गई, जिसके बाद आनन फानन में ड्राइवर ने बस रोका और यात्रियों को बस से नीचे उतारा गया। हालांकि आसपास के लोगों ने तत्काल आग को बुझाने के लिए जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराई, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिए जाने से एक बड़ी दुर्घटना टल गई, लेकिन इस घटना ने इसके पीछे कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। जब बस डिपो से निकली तो उसकी जांच क्यों नहीं की गई, या फिर जो भी बस डिपो से निकलती है क्या उन्हें इसी तरह से बिना जांच के ही सड़कों पर भेज दिया जाता है। सिटी बस की खस्ता हालत को देखकर इसकी मरम्मत की आवश्यकता भी महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी जिस तरह से कंडम बसों को शहर में दौड़ाया जा रहा है, वह आने वाले समय में गंभीर दुर्घटना का कारण भी बन सकता है। जीपीएम पुलिस द्वारा वाहनों में सीट बेल्ट लगाकर चलाने, ओवरलोड वाहन न चलाने, शराब पीकर वाहन न चलाने, ओवर स्पीड वाहन न चलाने, नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने देने को कहा है। पुलिस अधीक्षक ने हेलमेट जोन में यातायात पुलिस की टीम के साथ जरूरतमंदों को हेलमेट वितरण किए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने हेलमेट जोन से गुजरने वाले वाहन चालकों को समझाइश दी। वहीं यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों को 21,400 रुपये जुर्माना किया गया। बिलासपुर के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल सिम्स की सीटी स्कैन मशीन अचानक खराब हो गई, जिससे यहां सीटी स्कैन कराने वाले मरीजों को समस्या का सामना करना पड़ा। सिम्स प्रबंधन के द्वारा इसकी सूचना संबंधित कंपनी से की गई।
जिसके बाद सुधार कार्य कर मंगलवार से इसे फिर से शुरू करा दिया गया। दरअसल रविवार को सॉफ्टवेयर में परेशानी की वजह से सिम्स में सिटी स्कैन मशीन से जांच नहीं हो रहा था। बताया जा रहा है कि जांच रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी देने पेन ड्राइव लगाने के बाद से मशीन के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी आ गई थी। इसके बाद सिम्स प्रबंधन ने कंपनी के टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद रविवार शाम तक मशीन को दुरुस्त कर लिया गया। प्रबंधन का कहना है कि मशीनरी वस्तु में खराबी आ जाती है, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि पेन ड्राइव लगाने के बाद मशीन में खराबी आई है, जो लापरवाही को दर्शाता है। हालांकि अब सिम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की माने तो मशीन को दुरुस्त कर लिया गया है, वहीं मरीजों को भी सुविधा उपलब्ध होने लगी है। आने वाले समय में मशीन को लेकर सतर्कता बरतने की बात कही गई। सिटी स्कैन मशीन कल ख़राब थी, उसके बहुत मेजर प्रॉब्लम था, फॉल्ट केवल सॉफ्टवेयर का था। हम लोगों के पास टोल फ्री नंबर रहता है, इमीडिएटली हमने परसों रात में ही टोल फ्री नंबर में कर दिया था और कल आके उसको ठीक भी कर लिया। केवल एक दिन कार्य प्रभावित, वो भी हमने 2 बजे के बाद चालू कर दिया था कार्य उसका, 4 बजे के बाद। 4 बजे के बाद ठीक हो गया था, अभी ठीक है, मशीन चल रहा है। आगे ऐसी समस्या न है, इसके लिए कोई व्यवस्था है? देखो, मशीनरी चीज़ें हैं, जब भी टेक्निकल कुछ फॉल्ट होती हैं, टोल फ्री नंबर है, 24 घंटे के अंदर इंजीनियर्स को आना रहता है और आते हैं और हम लोग लगातार उनके टच में रहते हैं। और एनुअल मेंटेनेंस, CMC और सब चीज़ें उनके अनुबंध है, इसलिए वो 24 आवर सर्विस देना रहता है उनका। वो अब कोशिश करें, मतलब कोशिश किया जा रहा है कि कंटिन्यूसली जब भी कुछ भी एरर आता है तो उनके कंटिन्यूस मॉनिटरिंग टच में रहते हैं और उम्मीद करते हैं ऐसी स्थिति ना आए। असर क्योंकि ठंड का समय। बिलासपुर के खमतराई पंचमुखी चौक में पंचमुखी मानस परिवार द्वारा अखंड नवधार रामायण का आयोजन 10 नवंबर से किया जा रहा था, जिसका समापन मंगलवार को हो गया। 9 दिनों तक चले आयोजन में 24 घंटे आसपास के क्षेत्र के अलावा दूर दराज से भी श्रद्धालुगण अपनी सेवा देने, भजन कीर्तन करने और पाठ सुनने पहुंचते रहे। पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल से भरा नजर आया। आपको बता दें, अखंड नवधारा रामायण का आयोजन धार्मिक आस्था और भक्ति का एक महत्वपूर्ण रूप है। इसे विशेष रूप से राम भक्तों द्वारा किया जाता है, जिसमें रामायण का पाठ लगातार 9 दिनों तक किया जाता है। नवधारा का मतलब है 9 प्रकार की धारा और इसका अर्थ है कि रामायण के 9 दिनों तक पाठ या श्रवण की प्रक्रिया में 9 प्रकार के भक्ति पथों का पालन किया जाता है। इस आयोजन के माध्यम से लोग श्री राम के चरित्र और उनकी शिक्षाओं से जुड़ने का प्रयास करते हैं। इससे श्रद्धालु अपने आत्मिक स्तर को ऊंचा करते हैं और भगवान श्री राम के गुणों और कार्यों को समझते हुए उनके जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। इस आयोजन के माध्यम से श्रद्धालु भगवान राम की उपासना करते हुए अपने जीवन में अनुशासन और भक्ति का पालन करते हैं। तो यह थी आज के बुलेटिन की तमाम खास खबरें। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, जल्द ही फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझसे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।